गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागपुर के समीप भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील में 25वें रौप्य महोत्सवी संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ। विगत 25 सालों से बहुजन प्रबोधन मंच लाखांदूर द्वारा प्रोफेसर अनिल काणेकर सर इनके मार्गदर्शन में यह आयोजन होता है। इस सम्मेलन की विशेषता यह है कि युवाओं द्वारा आयोजित इस समारोह में जजेस, आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक, विचारक, चिंतक सभी शामिल होते हैं। इस सम्मेलन की और एक विशेषता यह है कि बहुजन समाज के सभी लोगों द्वारा इसका आयोजन होता है। यह एक मिसाल है, एक छोटे से तहसील से शुरू हुआ संविधान का ये जन जागरण अब देश के लिए एक माइलस्टोन बन गया है। यहाँ मौजूद हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, सभी लोग संविधान मित्र है। संविधान मेरी पहचान है, संविधान मेरी ताकत है, संविधान मेरी आवाज है। संविधान जानने के लिए केवल एक पन्ना आपको खोल कर देखना है। उस पन्ने को हम कहते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। बस एक पन्ना। राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर उन अधिकारों का हनन करती है, अधिकारों के ऊपर अमल नहीं करती है, और इस बात से अगर आप पीड़ित हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो। यह अधिकार आर्टिकल 32 आपको देता है। तो मैंने तो हर समय यही देखा है कि गरीब लोग चक्कर मारते रहते हैं और जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छा होता है उनका काम तड़ाक से हो जाता है। तो ये संघ राज्यवाद का एक छोटा उदाहरण है कि भारत की आरक्षण व्यवस्था ने इस देश का मतलब भारत का निर्माण किया है। और दुनिया में वो रिपोर्ट पब्लिश हुई और कहा कि भारत की आरक्षण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके कारण भले ही आज देश में या दुनिया में कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति प्रभावित करते हैं दुनिया को और गरीब पिसता जा रहा है, लेकिन ये ऐसी आरक्षण व्यवस्था है जिसने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को स्थान दिया है और उनके करोड़ों लोगों का जीवन को उन्नत किया है। राज्य के अंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, वो विफल हो सकते हैं। और अगर ये विफल होते हैं तो लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है, वो जनता की है। डर लगता है अगर किसी विचारधारा को ना मानना वाले को देशद्रोही कहने लगेंगे तो समझिए कि हम उसी खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जिसका डर उस समय बाबा साहब को था। और ये संविधान भारत में सभी कानूनों की माँ के समान है, क्योंकि सभी बाकी कानून इन्हीं से पैदा हुए हैं। वो तलवारों के जोर पे नहीं, एक कलम के जोर पे लिखी गई चीज है। आधुनिक भारत का निर्माण तलवार से नहीं, एक पुस्तक से हुआ है जिसका नाम है संविधान। सर्वांना कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वांना अशी विनंती आहे की त्यांनी कृपया उभे व्हावे। आजच्या प्रथम सत्राचे उद्घाटीय घोषणेने आयुष्यमान, आजच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आयुष्यमान विजय धांडे सर, नागपूर माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, हे संविधानाचे उद्देशिका व मूलभूत कर्तव्यांचे वाचन करून संमेलन सत्राचे उद्घाटन झाले असे जाहीर करतील। भारताचे संविधान, उद्देशिका, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास,
श्रद्धा व उपासना याचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तींची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत. जय भीम, जय भीम, जय भीम. आजचा दिवस लाखांदूरच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहून ठेवण्यासारखा आहे. बहुजन प्रबोधन मंच आपल्या या संविधानिक प्रबोधनाच्या सामाजिक बांधिलकीची आज 25 वर्ष पूर्ण करत आहे. याचा मला सार्थ अभिमान आहे. या रौप्य महोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून बहुजन प्रबोधन मंच लाखांदूर व नागवंश बहुउद्देशीय संस्था नागपूर यांच्याकडून दिनांक 25 व 26 जानेवारी 2026 रोजी आज 2 दिवसीय संविधान साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले आहे. या संमेलनाचा स्वागताध्यक्ष म्हणून उपस्थित सर्व मान्यवर पाहुण्यांचे आणि समोर उपस्थित आपले सर्वांचे स्वागत करताना माझे हृदय आनंदाने भरून आले आहे. बंधू आणि भगिनींनो, संविधान हे केवळ एक पुस्तक नाही, तर तो आपल्या जगण्याचा श्वास आहे. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला दिलेले हे संविधान समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्यायाचे प्रतीक आहे. लाखांदूर ही चुलबन नदीच्या काठावर बसलेली कष्टकऱ्यांची आणि प्रज्ञावंतांची भूमी आहे. या भूमीत संविधानाचा जागर व्हावा म्हणून नवीन पिढीला संविधानातील मूल्य कळावीत या उदात्त हेतूने हे साहित्य संमेलन गेल्या 25 वर्षापासून आयोजित करण्यात येत आहे. गेल्या 25 वर्षात बहुजन प्रबोधन मंच संविधानिक मूल्यांच्या प्रेरणेद्वारे संविधान संस्कृती निर्माण करण्याचे प्रयत्न करीत आहे. रौप्य महोत्सवी वर्षात पाऊल ठेवताना देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून आता आपली सर्वांची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. आजच्या काळात जेव्हा विचारांवर बंधने येत आहेत, तेव्हा अशा प्रकारच्या संविधानिक जनजागृतीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि जनजागृतीतून संविधानाचे रक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. या संमेलनात कालपासून नामवंत विचारवंतांची व्याख्याने आणि सुप्रसिद्ध कीर्तनकाल सत्यपाल महाराज यांनी आपल्या सामाजिक प्रबोधनातून एक नवीन ऊर्जा भरलेली आहे. त्याचप्रमाणे आजचे हे सत्र येणाऱ्या काळासाठी विचारांची शिदोरी देणारे एक वैचारिक भेट ठरेल अशी मला खात्री आहे. या लाखांदूरमध्ये तहसील ऑफिसच्या बाजूने जाणाऱ्या एका रस्त्याला संविधान मार्ग व परिसराला संविधान नगर असे नाव दिलेले आहे. परंतु गेल्या 25 वर्षापासून सातत्याने संविधान लाखांदूर येथे होत असलेले संविधान साहित्य संमेलन आणि परिसरातील संविधानविषयक जनजागृतीच्या आधारावर हे लाखांदूर शहर एक दिवस देशाच्या नकाशावर संविधान नगर म्हणून ओळखले जाईल याच्याबद्दल माझ्या मनात तीड मात्र शंका नाही. मी या परिसरातील सर्व नागरिकांना, तरुण मित्रमैत्रिणींना आणि विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो की आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या वैचारिक शिदोरीचा लाभ घ्यावा. आपल्या उपस्थितीने बहुजन प्रबोधन मंचच्या 25 वर्षाच्या प्रवासाला एक नवी ऊर्जा मिळेल. धन्यवाद अशोक मोरेश्वर भजनेजी, संघटक बहुजन विद्यार्थी संघ. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राध्यापक अनिल कानेकर सर, अध्यक्ष बहुजन प्रबोधन मंच, तसेच आजच्या 2 दिवसीय रौप्य महोत्सवी राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाचे आयोजक यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करावे. बंधूंनो, दरवर्षी
वेगवेगळे पाहुणे येत असतात आणि श्रोतावर्ग सुद्धा नवीन नवीन काही जुने असं मिक्स असतो. तर नवीन जुन्या लोकांना माझं बोलणं रिपिटेशन वाटू शकते, पण नवीन लोकांनासाठी ते प्रथम असू शकते. आणि ते जर मी सांगितलं नाही कार्यक्रम आयोजन करण्यापाठीमागची भूमिका, तर त्यांना ते माहितीच होणार नाही. आणि म्हणून ज्यांना रिपीट करतो असं वाटत असेल तर त्यांनी तसं वाटून घेऊ नये, कारण ते मला सांगितलंच पाहिजे. कारण हे जी मंडळी आज आलेली आहे ते खूप दुरून आलेली आहे, मोठ्या पदावर राहिलेली आहे आणि त्यांनासुद्धा हे खेडेगावामध्ये कसा कार्यक्रम केव्हापासून का बरं घेतल्या जातं त्याचं कारणसुद्धा त्यांना कळलं पाहिजे. म्हणून रिपिटेशन होईल तरी चालेल, आपण ते सहन करावं. बंधूंनो, आपण सगळेजण जाणतो की आपल्या देशाचे दोनच उत्सव मानले जातात. एक 15 ऑगस्ट आणि दुसरा 26 जानेवारी. आणि 2015 पासून तिसरा उत्सव म्हणजे 26 नोव्हेंबर 1949, कारण पूर्वी दोनच होते. तर 15 ऑगस्ट 1947 ते 15 ऑगस्ट 1997ला 50 वर्ष झाल्याबद्दल राष्ट्राने आपल्या एक वर्षभर तो स्वातंत्र्याचा उत्सव मनवला होता. मग दुसरा उत्सव जर आपला 26 जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताकाचा दिवस आहे, तोही वर्षभर करायला पाहिजे होता. परंतु आपल्या सरकारने तो काही उत्सव वर्षभर केला नव्हता. तो फक्त एक दिवस उत्सव करून तिथे थांबले होते. पण या देशाची जी राज्यघटना आहे, त्या देशाची राज्यघटनेचं समीक्षा करण्यासाठी म्हणून न्यायमूर्ती व्यंकट चलैया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. त्यांचा रिपोर्ट सरकारला सादर झाला, पण त्याच्यावर चर्चा झाली की नाही झाली याची मला माहिती नाही. परंतु आयोग नेमण्यात आला. वास्तविक संविधानामध्ये समीक्षा करण्याची कुठलीही तरतूद नाही, परंतु त्यांनी मात्र आयोग नेमला. त्याचा परिणाम असा झाला, त्यावेळेचे प्राईम मिनिस्टर माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी होते. त्यांनी कदाचित याचा परिणाम काय होईल याची कदाचित कल्पना केली नसेल, पण त्याचा परिणाम मात्र खूप सुंदर झाला. ते त्यांना अपेक्षित नसेलही किंवा असेलही, जे काही असेल ते. काय परिणाम झाला? देशामध्ये फार अँड अगेन्स्ट संविधानाच्या बाजूने आणि त्याच्या विरोधात पण चर्चा झाल्या, आंदोलनं झाली, रॅल्या निघाल्या. कांशीराम साहेबांनी सुद्धा रॅली काढली, जीप रॅली काढली होती. आणि तिथूनच आम्ही प्रेरणा घेतली आणि आम्ही संविधानाच्या संदर्भात कार्यक्रम घ्यायला सुरुवात केली, म्हणजे मग 1999 पासून. पण 26 जानेवारीला कसा आला, तर 26 जानेवारीच्या दिवशी ते कार्यक्रम घेत नसे, कोणत्याही तारखेला घेत असे, महापुरुषाच्या जयंतीला समोर ठेवून. परंतु दिवंगत ॲडव्होकेट संदेश भालेकर यांनी मला कल्पना दिली की कानेकर, जर तू संविधानाचा कार्यक्रम घेत आहेस तर 26 जानेवारीला तू का घेत नाही. मी त्यांना सांगितलं की हा कार्यक्रम 26 जानेवारीला घेणं मला त्यासाठी शक्य नाही, कारण या दिवशी पाहुणे कोण येणार, तर त्याची चिंता तू करू नकोस, तू फक्त कार्यक्रम अरेंज कर, पाहुणे मी आणून देतो, असं मला त्यांनी सांगितलं. आणि खरोखर मी 26 जानेवारी 2002ला कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आणि त्या वर्षीचे पहिले अध्यक्ष म्हणजे दिवंगत न्यायमूर्ती भाऊ वहाने हे होते. आणि तेव्हापासूनचा हा कार्यक्रम घेण्याचा उपक्रम सुरू झाला. परत त्याच कार्यक्रमामध्ये आमच्या एरियाचे त्या काळचा चिमूर क्षेत्र होता लोकसभा, त्या क्षेत्राचे MP माननीय नामदेवरावजी दिवठे याच गावामध्ये काँग्रेसचे एक MLA होऊन गेलेत, हिरालालजी भैया. तर माननीय दिवटे साहेब आणि नानाभाऊ पटोले हे सुद्धा त्यावेळेचे MLA होते. यांना मी पाचारण केलं होतं, ते आले आणि मी त्या सभेमध्ये नामदेवरावजी दिवटे खासदार साहेब त्यांना एक प्रश्न केला की सर, आपण संविधान वाचलं का.
मला नामदेवरावजी दिवटे यांच्याबद्दल नितांत आदर आहे एवढ्यासाठी की त्यांनी प्रामाणिकपणे उत्तर दिलं, मी संविधान पाहिलंच नाही तर वाचच कुठून. हिरालालजी भैयांनाही जाऊन घरी विचारलं, इंटरव्ह्यू घेतली यांची 2 मिनिटाची, संविधान वाचलं का? म्हणे पाहिलं नाही तर वाचू कुठून. मी म्हटलं पेन्शन मिळते का? म्हणे पेन्शन मिळते. त्यांना असं लक्षात आलं का मला खोदून प्रश्न विचारेल, तर म्हणाले मला बरं नाही, तुम्ही नंतर या. म्हटलं माझं काम झालेलं आहे, मला जाणून घ्यायचं होतं की पेन्शन मिळते पण संविधान पाहिलं नाही. जर देश चालवणाऱ्या लोकांनी जर संविधान पाहिलं नसेल, वाचलं नसेल, तर आमच्यासारख्या सामान्य माणसाची काय अवस्था. म्हणून संविधान सभेमध्ये इच्छा व्यक्त केली होती की पहिली निवडणूक 1952ला जी झाली, तर हे 52ची निवडणूक होईपर्यंत संविधान सभेमध्ये ज्यांनी संविधान बनवलं त्यांनी या संविधानामध्ये नेमकं काय काय लिहून ठेवलेलं आहे ही माहिती त्यांनी आपल्या जनतेमध्ये जाऊन सांगावं. पण तो काम अजूनही कोणी केल्याचं छातीटोकपणे सांगू शकत नाही. आणि जे करत असतील त्यांना आमचा सॅल्यूट आहे, परंतु आमच्याही इकडे असं काही झालं नाही. सरांनी राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलन घेण्यामागची पार्श्वभूमी आणि संविधान साहित्य संमेलन 26 जानेवारीलाच का याबद्दल त्यांनी पार्श्वभूमी समजावून सांगितली आहे. आणि आजपर्यंतचा साहित्य संमेलनाचा प्रवास त्यांनी आपल्या प्रास्ताविकेतून मांडलेला आहे. यानंतर आजच्या आपला दुसऱ्या दिवसाचा जो विषय आहे आपला राष्ट्रग्रंथ भारताच्या संविधानाचा 1950 पासूनचा प्रवास, सब्जेक्ट जर्नी ऑफ आवर नेशन बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिन्स 1950. आजच्या कार्यक्रमाला उद्घाटक म्हणून आयुष्यमान विजय धांडे सर, नागपूर माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हे लाभलेले आहेत. त्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी उद्घाटकीय भाषण करावे. आजच्या कार्यक्रमाचा विषय आपला राष्ट्रग्रंथ भारताच्या संविधानाचा 1950 पासूनचा प्रवास असा असून या विषयांवर बोलण्यासाठी मार्गदर्शक लाभलेलेच आहेत. उद्घाटनपर मी केवळ एवढंच बोलू इच्छितो, 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी अधिकृत केलेलं हे जे संविधान आहे, 26 जानेवारी 1950 रोजी पासून हे कार्यरत झाले. तर तेव्हापासून तर आजपर्यंत थेट या देशामध्ये अनेक म्हणजे उलाढाली झालेले आहेत, परंतु संविधान हा जो ग्रंथ आहे, संविधानामधील तरतुदी हा अशा प्रकारचा म्हणजे पायबोट आहे, असा हा बिंदू आहे. डामाडोल होत आहे पण तरी पण समतोल सांभाळला जातोय, बॅलन्स ठेवला जातोय. आणि हे जे संविधान आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान सभा यांच्या कल्पनेतून साकार झालेलं हे कॉलोनियल रूलमधून एकदम उदयास आलेलं नाही आहे. वसाहत राजवट कॉलोनियल ब्रिटिश एम्पायर एकदम हे उदयास आलेलं नाही आहे, खूप घडामोडी झालेल्या आहेत. तेव्हा कुठे आपल्याला हे लाभलेलं आहे. संविधानाचा प्रिफेस किंवा इंट्रोडक्शन म्हणजेच प्रियांबलस व्हॉट यू कॉल इट,
आणि इथे खूप म्हणजे लर्निड स्कॉलर्स आहेत आणि पर्टिक्युलरली म्हणजे लिगल डोमेनमधले. त्या प्रेमलमध्ये इनफॅक्ट म्हणजे दडलेले आहेत आयडियल्स की कशा प्रकारे या स्टेटला बनवायला हवं, या राज्याला, राज्य इन द सेन्स या भारताला कशा प्रकारे म्हणजे बनवायला हवं आणि कशा प्रकारे म्हणजे बनवलं जाऊ शकते, असे ते आयडियल्स तिथे म्हणजे रुजलेले आहेत, समावलेले आहेत. या संविधानाचा सोर्स म्हणजे काय नेमकं, स्रोत ज्याला म्हटलं जाते, कोणी दिलेलं आहे हे? काय अशी ऑथॉरिटी आहे काय की ज्याने हे दिलेलं आहे आपल्याला? तर होय आहे प्रश्नाचं उत्तर आणि नाही देखील. ऑथॉरिटी आहे ती आम्ही सर्व भारताचे लोक. वी आर इन फॅक्ट द सोर्स ऑफ धिस कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स बीन, हे सुपूर्द केलेलं आहे, आपणच आपल्याला दिलेलं आहे. नमो बुद्धाय, जय भीम. उपस्थित सभी गणों को मेरा जय भीम है, नमो बुद्धाय. और मंच पे उपस्थित सभी साथियों को भी बहुत बहुत प्रणाम है. आज भारत का गणतंत्र दिवस है, इस पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. हम सब के लिए ये बहुत बड़ी बात है. गणतंत्र दिवस, भारत गणतंत्र हुआ 1950 में संविधान लागू हुआ, तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं. और आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. और आज यहाँ हम सब लोगों को कार्यक्रम में जो बुलाया गया है, इस विषय पर आप सभी वक्ताओं से अच्छी बातें और संविधान के विषय में सब अच्छे से जान रहे हैं, सुन रहे हैं. आप लोगों का धन्यवाद. आज आपल्या 25व्या रौप्य महोत्सवानिमित्त एक विशेष सत्कार आज आपण माननीय डॉक्टर SM राजन सर, LLD इन कॉन्स्टिट्यूशन आणि संचालक प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर यांचा करतो आहोत. आणि सर अनेक वर्षापासून या संमेलनासोबत कनेक्ट आहेत आणि मोठा हातभार त्यांचासुद्धा लाभलेला आहे. त्यांचं मानपत्राचं वाचन मी या ठिकाणी करतोय. महोदय, बहुजन प्रबोधन मंच जिला भंडारा महाराष्ट्र राज्य की ओर से जनमानस में भारत के संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करने, संविधान के सर्वोच्च मूल्यों का बीजारोपण करने, अपने हक और कर्तव्यों को लेकर नागरिकों में सचेतना बढ़ाकर लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने और संविधान की नैतिकता को विकसित कर उन्हें जिम्मेवार नागरिक बनाकर संविधान संस्कृति निर्माण करने के उद्देश्य से 26 जनवरी 2002 53वां गणतंत्र दिवस से हर वर्ष ग्राम लाखांदूर में राष्ट्रीय संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. तारीख 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय संविधान साहित्य सम्मेलन के आयोजन को 25 साल पूरे होने के अवसर पर 25 जनवरी 2026 77वां राष्ट्रीय मतदार दिवस और 26 जनवरी 2026 77वां गणतंत्र दिन को अवसर पर 2 दिवसीय रजत महोत्सवी राष्ट्रीय संविधान साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है. सर, आपने 2009, 2010 को वक्ता तथा 2011, 2015, 2020 और 2021 को सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में अपने गहरे और विशाल ध्यान तथा प्रभावशाली और मधुर वाणी से जन समुदाय को संविधान सागर है यह समझाकर मौलिक मार्गदर्शन किया है. इतना ही नहीं, आपने विभिन्न जगह पर जाकर भारत के संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए काफी उल्लेखनीय कार्य किया है. इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपको इस अमूल्य योगदान के लिए बहुजन प्रबोधन मंच लाखांदूर तथा नागवंश बहुउद्देशीय संस्था नागपुर आपको संविधान मित्र पुरस्कार से सविनय और आदरपूर्वक सम्मानित करते हैं. आपका मंगल हो. स्थल घटनाकर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिसर लाखांदूर, दिनांक 26 जनवरी 2026. अनिल कारूजी कानेकर, अध्यक्ष बहुजन प्रबोधन मंच लाखांदूर तथा नागवंश बहुउद्देशीय संस्था नागपुर. तो आप ताली बजाकर सर का स्वागत कीजिए कि आप पहला जो ये संविधान मित्र पुरस्कार सर को दिया जा रहा है. तो मैं गुजारिश करता हूँ हमारे राजन सर का जो है प्राचार्य सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट का स्वागत और संविधान मित्र देकर सत्कार हो रहा है. आप बड़े जोर के साथ ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए. लाखांदूर की ये गूंज नागपुर तक पहुंचनी चाहिए कि इतना अच्छा कार्य संविधान को प्रचारित करने में सर ने किया है. आपका बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं आपको. और ऐसे ही आप निरंतर
संविधान के प्रति जन जागरूकता करते रहे और लोगों को पसंद करते रहे। धन्यवाद। राजन सराला जो आपण संविधान मित्र पुरस्कार दिला ते या ठिकाणी वक्ता म्हणून आणि अध्यक्ष म्हणून आलेत, हे एक कारण जरी असलं परंतु त्याहीपेक्षा एक दुसरंही कारण आहे। ते असं की ज्यावेळेला सिद्धार्थ कनिष्ठ महाविद्यालय चालू होतं आणि त्यावेळेला मी तिथे नोकरीला होतो, त्यावेळेस धोबे नावाची एक व्यक्ती कॉलेजला आली होती आणि संविधानाच्या संदर्भात थोड्या चर्चा झाल्यावर त्यांनी म्हणाले की तुम्हाला एक मी नाव सांगतो, तुम्ही त्यांना एकदा बोलवून पहा। आणि त्यांनी डॉक्टर राजन सराचं नाव सुचवलं। मी त्यांना भेटायला गेलो, ते त्या कॉलेजचे प्राचार्य जेव्हा कॅबिनमध्ये आले, त्यांनी हसून आमचं स्वागत केलं आणि सुरुवात करताना सांगितलं, मी जेव्हा म्हटलं की बाबा मी संविधानाचा कार्यक्रम घेतो, तेव्हा त्यांनी उत्स्फूर्तपणे एक वाक्य बोलले, संविधान तो सागर है, हम बूंद भी नहीं निकाल पाए। आणि नंतर मी त्यांना पाचारण केलं, सांगितलं सर तुम्ही याल का, तर म्हणे नक्की बोलवा, मी नक्की येतो। आणि ते आलेत। हा एकच कारण नाही, त्याहीपेक्षा एक मोठं माझ्या दृष्टीने तो महत्त्वाचं कारण आहे, तो असा की आमच्या SC ST जे सेल आपला जे मंडळ आहे, काय म्हणतो आपलं कमिशन, SC ST कमिशन आहे, त्या कमिशनचे तत्कालीन अध्यक्ष सन्माननीय थूल साहेब यांना मी पाचारण केलं होतं। म्हणजे 26 जानेवारीच्या पूर्वी, म्हणजे जवळपास एखाद महिन्याच्या अगोदर मी त्यांना पाचारण केलं। त्यांनी होकार दिला, पॅम्पलेट्स काढले, बॅनर लावले, सगळं झालं, पत्रिका वाटल्या आणि 4-5 दिवस माझा कार्यक्रम आहे अशाने त्यांनी मला पत्र आलं त्यांचं की माझं येणं होऊ शकत नाही, मला दिल्लीला जायचं आहे म्हणून। हे असं का घडलं, तर या लाखांदूरच्या एका महान व्यक्तीने त्यांना माझ्याबद्दल खोटं नाटक सांगून, ते त्यांची मैत्री असल्यामुळे तू त्यांना जाऊ नको असं सांगितलं आणि त्या सन्माननीय व्यक्तीने त्यांचं ऐकून लाखांदूरला ते आले नाहीत आणि माझी फजिती होणार होती। कारण वेळेवर अध्यक्ष न येणे हे अध्यक्षाला कदाचित समजत नसेलही, पण आयोजकाला मात्र चांगलं समजते, त्याची कशी फजिती होऊ शकते ते फक्त आयोजक लोकच समजू शकतात। बाळंतपणीच्या वेळा बाळंतीण बाई समजू शकते, त्या प्रकारे माझी फजिती झाली होती। पण आदरणीय राजन सरला मी सांगितलं, सर माझी एक अडचण आहे, ते तुम्हाला सॉल्व्ह करावं लागते। म्हणाले कोणती अडचण? म्हटलं माझे नियोजित अध्यक्ष येत नाही आहेत आणि माझा प्रोग्राम आता कसं होईल? तर अब त्यांनी म्हणाले की अब कैसे मैं समय पे कैसे आ जाऊ? तर माझी एक मोठी वाईट सवय आहे, ज्यांच्याशी ओळख होते त्यांच्याशी मी प्रेमाचा अधिकार गाजवत असतो, ते त्यांना पटो की नको पटो, कारण मी त्यांना आपला समजतो। आणि अगदी त्याच भाषेत मी त्यांच्याशी बोललो, राजन सर आप रिजर्व फोर्स हो और रिजर्व फोर्स को कभी भी कहीं भी लगाया जाता है काम पर, इसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं सके। ठीक है बोले, मैं आ जाऊंगा। आणि ते खरोखर आले। सांगायचा मुद्दा हा एक मोठे माणसाची लक्षणं असे असतात। आणि मी केव्हाही फोन केलो तर ते नक्कीच फोन माझा उचलतात, रिस्पॉन्स देतात। आणि समजा त्यांना जमलं नसेल तर ते कालबॅक करून माझ्याशी संवाद साधतात। हा त्यांचं मोठेपण आहे। ते साधीसुधी व्यक्ती नाहीये। जरी इथे जज बसलेले आहेत, पण त्यांना शिकवण्याचं काम आदरणीय प्राचार्य सरासारखे लोक करतात। ते स्वतः LLD, जे बाबासाहेब आपण म्हणतो LLD, तसे ते LLD झालेले आहेत संविधानामध्ये। माझ्या समजुतीप्रमाणे विदर्भातील ते पहिले
पहिले LLD संविधानात झालेले. एवढी मोठी व्यक्ती बंधूनो माझ्यासारख्या छोट्या माणसाचा फोन उचलतात, माझ्या शब्दाला ओ देतात आणि मी केव्हाही बोलवलो तर ते नकार देत नाही आणि माझ्या अडीअडचणीच्या वेळेस ते धावून जातात. त्यांच्या घरी गेल्यावर बंधूने स्वतःच्या हाताने चहा आणतात आमच्यासाठी. त्यांचं मोठंपण छातीला कवटाळतात. बंधूनो हा त्यांचं मोठंपण आहे. त्यांच्या मोठेपणाला सलाम करण्यासाठी, त्यांच्या प्रति माझं प्रेम व्यक्त करण्यासाठी हे संविधान मित्र म्हणून पुरस्कार देत आहे. ते काही एवढ्याशा पुरस्कारांचे ते काही भुकेले आहेत आणि त्यांना मोठंपण येईल अशातला भाग नाही. उलट त्यांचा सन्मान करून मी माझाच सन्मान करत आहे असं मला वाटतं. त्यांनी आमचा सन्मान स्वीकारला आहे, याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. जय भीम. संविधान मित्र पुरस्काराचे मानकरी आयुष्यमान डॉक्टर SM राजन सर, LLD इन कॉन्स्टिट्यूशन, संचालक प्राचार्य सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ लॉ नागपूर. आपल्याला थोडक्यात 2 शब्द त्यांचे मनोगत व्यक्त करत आहेत. आपके द्वारा मुझे यह संविधान मित्र सम्मान से सम्मानित करने के लिए मैं सचमुच हृदय से आभारी हूं. संविधान मित्र के पुरस्कार मुझे क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में उठा. इसका मतलब क्या आप लोग संविधान दुश्मन है? नहीं, सभी लोग यहां मौजूद हर एक इंसान, हर एक प्राणी, हर एक पक्षी, सभी लोग संविधान मित्र है. और ये मेरा कुछ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है. मैं सोचता हूं कानेकर जी कि मेरे द्वारा भारतीय संविधान के प्रति किए गए प्रयासों का स्वीकृति है. मैंने अपने जीवन में कई वर्ष भारतीय संविधान का अध्ययन किया, प्रचार प्रसार में समर्पित किया. मेरी PhD, मेरे LLD पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि भी संविधान के क्षेत्र में हुआ. और मैंने अपने शोध, रिसर्च और लेखन के माध्यम से संविधान के महत्व और उसके मूल भावना को जन जन तक पहुंचने का काम किया. कानेकर गुरुजी ने बोला ना, मैंने गुरुजी को बोला एक पुकार करो, संविधान का कार्य है तो मैं उड़कर आ जाऊंगा. यह सम्मान मुझे अधिक प्रेरित करेगा कि मैं संविधान को मूल्यों को बढ़ाने देने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के अपने प्रयासों की जारी रखूं. यह सम्मान उन सभी लोगों को, आप सभी लोगों को मैं समर्पित कर रहा हूं. लाखनदूर के सभी निवासी, डायस में बैठे हुए सभी महानुभाव लोगों को, बजने जी आपको भी, सबको मैं इस समय इस अवार्ड पुरस्कार को समर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने मुझे इस यात्रा के सहयोग आप प्रोत्साहन दिया. मैंने कानेकर गुरुजी से पूछा, क्यों भाई मुझे क्यों ये सम्मान दे रहे हो, क्या कारण है? गुरुजी बोले, सर आप संविधान से मोहब्बत करते हो, इसलिए ये आपको पुरस्कार दे रहे हैं. मैंने सोचा सही बात है. संविधान से मैं मोहब्बत करता हूं, किस लिए करता हूं? संविधान मेरे स्वाभिमान है, संविधान मेरी शक्ति है, संविधान मेरी समृद्धि है, संविधान मेरे सम्मान है, संविधान मेरी संवेदना है, संविधान मेरे समर्पण है, संविधान मेरी सभ्यता है, संविधान मेरी संवैधानिकता है, संविधान मेरा सम्राट है, संविधान मेरे संवेदनशीलता है, संविधान मेरा संरचना है, संविधान मेरी जान है, संविधान मेरी शान है, संविधान मेरी पहचान है, संविधान मेरी ताकत है, संविधान मेरी आवाज है,
संविधान मेरी आत्मा है, संविधान मेरी जीवन है, संविधान मेरी दुनिया है, संविधान मेरी कहानी है, संविधान मेरी मार्गदर्शक है, संविधान मेरी प्रेरणा है, संविधान मेरी एकता है, संविधान मेरी न्याय की नींव है, संविधान मेरी स्वतंत्रता की गारंटी है। मैं मोहब्बत करता हूं कि नहीं संविधान से? संविधान की बात आती है तो मैं काफी इमोशनल हो जाता हूं। संविधान जानना बहुत कठिन है। कानेजर गुरु जी को हम हमेशा कहता है संविधान महासागर है। जिस संविधान के अंदर में ऐसे अनमोल रत्न पड़े हुए हैं, अब वो प्रयास करते रहे हैं। ये 25वां साल है। कितने रत्न निकले सर बताइए? मालूम नहीं। तो संविधान को आपको जानना है तो आपको पूरे संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। हां, हमारे वक्ता लोग बोलेंगे, सुन लेने का है। संविधान जानने के लिए केवल एक पन्ना आपको खोलकर देखना है। उस पन्ने को हम कहते हैं प्रस्तावना, प्रियम्बल। बस एक पन्ना। भ्रातृत्व की अवधारणा को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य विविध राष्ट्र को एकजुट करना और नागरिकों के बीच भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना। संविधान निर्माताओं को डॉक्टर अंबेडकर सर विशेष रूप से एक समृद्ध सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण, ये भाईचारा का एक महत्वपूर्ण तत्व हमको दिया गया है। पूरे मंडली को धन्यवाद करता हूं और इस सम्मान को आप लोगों के प्रति स्वीकार करते हुए गर्व में महसूस करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भा आणि जय लाखांदूर। यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे विशेष अतिथी आयुष्यमान किशोर गजभिये सर, IAS सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी, यांना विनंती करतो की ते आपल्याला मार्गदर्शन करतील। तो ये बंधुभाव जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू हमारे संविधान में है। दूसरा एक सवाल दूसरे ओकेजन पर बाबा साहब जी से एक पत्रकार ने पूछा कि आपने जो संविधान लिखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कलम कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है? तो बाबा साहब ने जवाब दिया आर्टिकल 32। बोले क्या है इसमें? तो हमने जो अधिकार लोगों को दिए हैं, अगर वो अधिकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर उन अधिकारों का हनन करती है, अधिकारों के ऊपर अमल नहीं करती है, और इस बात से अगर आप पीड़ित हो तो आप कोर्ट में जा सकते हो। यह अधिकार आर्टिकल 32 आपको देता है। भारत का कोई भी नागरिक मेरे अधिकारों का हनन हुआ, इस बात को लेकर हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये वो अधिकार है। ये बात मैंने इसलिए बताई कि उसी बात को हमारे डायरेक्टर डॉक्टर राजन सर ने आज यहाँ पर बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो हमारे टीचर है, मुझे पढ़ाते हैं। तो जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा कि गुरु और शिष्य दोनों स्टेज पर आज हैं, तो ये बात है। भाई और बहनों, मैं एक महत्वपूर्ण बात को लेकर आपके सामने खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान का आज के तारीख में क्या रेलेवेंस है, क्या संबंध है आज के तारीख में, क्यों हम संविधान की बात करना चाहिए, हमको इसके बारे में बोलना चाहिए। तो मैंने स्वयं अपने लिए एक सब्जेक्ट चुना है और वो सब्जेक्ट का नाम है चैलेंजेस बिफोर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के सामने चुनौतियां, भारतीय संविधानासमोरील आव्हाने। काय आव्हान आहे आपल्यासमोर, आपल्या संविधानासमोर? कारण आपण जर फक्त संविधानाचं वाचन केलं आणि त्याच्यावरती ॲक्शन घेतली नाही तर त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही। बाबासाहेब तेच म्हणतात
की संविधान चालवणारे जे लोक आहेत, देश चालवणारे जे लोक आहेत, त्यांनी संविधानातील प्रत्येक तरतुदीवरती योग्य प्रकारे उपाय केला तरच फायदा होणार, अन्यथा त्या संविधानाला काही अर्थ उरणार नाही. आणि म्हणून हे काही मुद्दे मी काढले. अतिशय एक 15 ते 20 मिनिटातच मी माझं हे भाषण संपवणार आहे, कारण डिटेलमध्ये बोलण्यासाठी आज या ठिकाणी आपल्याकडे वेळ नाही. तो मेरा पहला मुद्दा है मेजॉरिटेरियनिज्म. हमारे संविधान के सामने जो चुनौतियां है, चैलेंजेस, द फर्स्ट चैलेंज इज मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्याकवाद. बहुसंख्याकवाद म्हणजे सध्याचं जे सरकार आहे, या सरकारला किंवा या सरकारच्या कार्यकर्त्यांना, नेत्यांना असं वाटतं की हा देश जे बहुसंख्याक आहेत त्यांच्या जोरावर चालणार, बहुसंख्याकाला जे योग्य असेल तेच केलं जाईल. आणि म्हणून मग त्यांनी आपले एक एक मुद्दे या ठिकाणी पुढे आणायला सुरुवात केली. मी पॉलिटिकल भाषण करत नाही, परंतु संविधानावरती चर्चा करताना ज्या गोष्टींनी संविधानाच्या समोर आव्हानं उभे केलेले आहेत, जिन बातों ने संविधान के सामने चुनौतियां पैदा की, उन बातों पर बात करना बहुत जरूरी है. और इसीलिए मैं बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा हूं. इन्होंने अपने प्रतीक लाए, प्रतीक, इनके चिन्ह है, कुछ प्रतीक, इनके जो भी प्रतीक होंगे, टोटेम होंगे, चिन्ह होंगे, कलर होगा, फ्लैग होगा, जो भी है वो सब सामने लेके हर जगह आपको मिल रहा है. आपको याद होगा पिछले बार एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस का जो चिन्ह था वो भी इनके चुनाव चिन्ह के जैसे कमल को भगवा और हरे रंग में रंग दिया गया था, और कमल उनका उस कॉन्फ्रेंस का चुनाव, वो कॉन्फ्रेंस का जो होता है लोगो, वो उन्होंने बनाया था. जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर जब हम हमारे देश के साथ अगर कोई बातचीत होती है, मीटिंग होती है, ट्रीटी होती है, कन्वेंशन होता है या कोई लेन देन होता है, तो उस समय पर इस प्रकार की बातें, किसी राजकीय पार्टी का चिन्ह या उनका भी कोई कलर उसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन इन्होंने जरूर वहां पर यूज किया है. हर जगह पर आपको इस प्रकार की बातें मिलेंगी. आज संविधान में जो लिखा है वो तो आप सबके सामने है, लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखी है संविधान में. सेक्युलरिज्म की बात चली, धर्मनिरपेक्षता की बात चली, तो उसका बाकी लोग चाहे कोई भी अर्थ निकाले, मैं उसका एक अर्थ निकालता हूं कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा. बस एक ही बात है, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म आपके घर में होगा. जो भी आपका धर्म है वो आपके घर में होगा, घर के बाहर किसी का कोई धर्म नहीं होगा. लेकिन ये ऑफिशियल प्रोग्राम में धर्म की बात करके सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का जो हमारा एक बहुमूल्य, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, यहां पर बोला गया ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी मूलभूत ढांचा क्या है. मूलभूत ढांचे में बहुत सारी बातें हैं, सेक्युलरिज्म उसमें से एक है. उसमें फंडामेंटल रूल है, रूल ऑफ लॉ है, वगैरह वगैरह, जुडिशियल रिव्यू है, वगैरह बहुत सारी बातें हैं. करीब 8 उसमें तत्व है, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट तत्व है धर्मनिरपेक्षता. तो मेरा कहना यह कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता. लेकिन कुछ लोग उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करते हैं कि सभी धर्मों की आराधना करो, उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता. यह गलत बात है. सभी धर्म का आदर करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, लेकिन सभी धर्मों की आराधना, ये सेक्युलरिज्म का अर्थ नहीं हो सकता. सेक्युलरिज्म का अर्थ है सरकार का कोई धर्म नहीं रहेगा. दूसरी बात, ये इसलिए एक चैलेंज है हमारे संविधान के सामने, जो हम सब लोगों को समझना है. जब चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है, ये जब आप समझेंगे तभी तो आप लड़ेंगे. समझ में ही नहीं आए तो लड़ेंगे कैसे. तो वो जो आर्टिकल 32 दिया है उसका प्रयोग करने की बात मैं इसीलिए तो कर रहा हूं कि आपको कोर्ट में जाना चाहिए. आपका मतलब जो लोग यहां बैठे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, देश के तमाम जो पीड़ित लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं. तीसरी बात जो है, हमारे यहां पर सिविल लिबर्टी खतरे में आ गई है, नागरिक स्वातंत्र खतरे में आ गया, नागरिक आजादी. अब आजादी के ऊपर तो काफी लोग बात कर रहे हैं, आप सुनते हैं, सोशल मीडिया में बहुत कुछ चलता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके नजर के सामने क्लियरली दिखाई दे रही है कि नागरिक स्वातंत्र धोखे में है. वांगचुक को अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया. जम्मू कश्मीर का आदमी जोधपुर के जेल में है. उससे भी ज्यादा गंभीर गुनाह कुछ लोगों ने किया.
ना उसको अरेस्ट किया, ना उसको जेल में डाला। तो ये जो दोगलापन है, ये हमारे नागरिक स्वातंत्र के लिए खतरा है कि नहीं? सिविल लिबर्टी के लिए खतरा है। सरकार को अगर लगा कि किशोर गजभिये को अरेस्ट करना चाहिए तो अरेस्ट करके डाल देंगे, सुनवाई बाद में होगी, कोर्ट में बाद में जाएंगे। कोर्ट में जैसा कि हमेशा होता है सालों साल लग सकते हैं, लग भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी उनके केस पहले ही दिन आ जाती है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में भी सर, अगर मैं कहूं कि कल सवेरे मेरी केस लगनी चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूं, तो मेरी केस लग जाएगी कल सवेरे। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है। तो ये हमारे सिविल लिबर्टी को खतरा है। कानून भी कानून से चलना चाहिए, न्यायपालिका भी कानून से चलना चाहिए। आयुष्मान ॲडव्होकेट दिलीप काकडे, संविधान तज्ज्ञ व अर्थतज्ञ, मुंबई महोदय, बहुजन प्रबोधन मंच, लाखांदूर, जिल्हा भंडारा, महाराष्ट्राकडून जनमानसात संविधान जागृती करून त्यांच्यात भारताच्या संविधानाप्रती आदर व प्रेम निर्माण करणे, संविधानातील उदात्त मूल्य रुजविणे, हक्क व कर्तव्यांची जाणीव करून देऊन लोकशाही भावना निर्माण करणे, संविधानिक नैतिकता वाढीस लावून त्यांना जबाबदार नागरिक बनवणे आणि संविधान संस्कृती निर्माण करणे या उद्देशाने दिनांक 26 जानेवारी 2002 पासून प्रत्येक वर्षी संविधानाच्या विविध पैलूंवर मार्गदर्शनार्थ लाखांदूर येथे राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले जाते। दिनांक 26 जानेवारी 2026 ला राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाच्या आयोजनाला 25 वर्ष पूर्ण होत असल्याने 25 जानेवारी 77वा राष्ट्रीय मतदार दिवस व 26 जानेवारी 77व्या प्रजासत्ताक दिवसाच्या निमित्ताने 2 दिवसीय रौप्य महोत्सवी राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले आहे। यापूर्वी आपण सन 2006, 2007, 2008, 2012, 13, 18, 19 आणि 2022 ला आयोजित राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद स्वीकारून संविधानाविषयी असलेल्या आपल्या सखोल व विस्तृत ज्ञानाने तसेच प्रभावशाली वाणीने उपस्थित जनसमुदायाला मोलाचे मार्गदर्शन केले। एवढेच नव्हे तर विविध ठिकाणी जाऊन संविधान प्रबोधनाचे कार्य आपण सतत करीत असतात। याबद्दल आपणास खूप खूप धन्यवाद। आपल्या या अमूल्य योगदानाकरिता बहुजन प्रबोधन मंच, लाखांदूर व नागवंश बहुउद्देशीय संस्था नागपूर आपणास संविधान मित्र या पुरस्काराने सविनय आणि आदरपूर्वक सन्मानित करीत आहे। आपले मंगल हो। स्थळ घटनाकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिसर, लाखांदूर, दिनांक 26 जानेवारी 2026। आयोजन करते आहेत प्राध्यापक अनिल कारुचे काणेकर, अध्यक्ष बहुजन प्रबोधन मंच लाखांदूर तथा नागवंश बहुउद्देशीय संस्था नागपूर। आयुष सिंग यांचा परिचय करण्यापूर्वी एक गोष्ट सांगायची है, कारण मला भाषण द्यायचं नहीं है, पण किशोर गजभिये सर जो आपने बात कही तो उसमें एक बात और कनेक्ट करना चाहता हूँ। अभी वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है दावोस में, स्विट्ज़रलैंड में। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा होता है कि पूरे दुनिया के कैपिटलिस्ट, उद्योगपति और पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आते हैं और अब अपने कंट्री में दावा करते हैं कि हमने यहाँ से इतना इन्वेस्टमेंट लाया। उस दावोस के सम्मेलन में इस बार सबसे अच्छी बात जो हुई उस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारा सबका श्रेय है। संविधान सम्मेलन करने वाले कानेकर सर हो या जो पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से संविधान के बारे में जागृति करते हैं, उसका सबका श्रेय है कि उस दावोस में एक रिपोर्ट इस बार पेश हुई ऑक्सफैम की। ऑक्सफैम एक इंटरनेशनल संस्था है और उस ऑक्सफैम इंटरनेशनल संस्था ने कहा कि भारत की आरक्षण व्यवस्था ने इस देश का मतलब भारत का निर्माण किया है। और दुनिया में वो रिपोर्ट पब्लिश हुई और कहा कि भारत की आरक्षण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके कारण भले ही आज देश में या दुनिया में कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति प्रभावित करते हैं दुनिया को और गरीब पिसता जा रहा है, लेकिन ये ऐसी आरक्षण व्यवस्था है जिसने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, SC, ST, OBC और महिलाओं को स्थान दिया है और उनके करोड़ों लोगों का जीवन को उन्नत किया है। तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि आरक्षण की बात इतने बड़े मंच पे हो रही है। तो ये हमारे सबके आंदोलन का परिणाम भी है और डॉक्टर आंबेडकर की वो प्रभावी नीति का भी परिणाम है कि जिसको आज दुनिया मान रही है। और दूसरी बात, जब बात संविधान की चली तो आपको पता होगा कि विवेक देबरॉय नाम के प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिकल एडवाइजर थे। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और कई अखबारों में
आर्टिकल लिखा था और उन्होंने कहा था कि देश को संविधान की अब जरूरत नहीं है, ये संविधान 75 साल पुराना हो गया है, नए संविधान लाने की आवश्यकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में राज्यसभा की आवश्यकता नहीं है, इस देश में राज्यों की आवश्यकता नहीं है, इस देश में समता, मैत्री, बंधुभाव, इन मूल्यों को भी आवश्यकता नहीं है। ये कौन कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिकल एडवाइजर जो थे वो कह रहे थे। अभी उनका पिछले साल ही देहांत हो गया, लेकिन जैसा हमने देखा 2024 में क्या हुआ वो सब जानते हैं। बहरहाल यही बात कहने के लिए मैं यहाँ पे आया था। हमारे बीच में एडवोकेट आयुष सिंह जो है, एडवोकेट आयुष सिंह बेसिकली उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से आते हैं। उनका औरई जो गांव है लखनऊ के पास में ही है और उनके माता पिता भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनकी मम्मी कल्चरल प्ले करती है, बड़े बड़े नाटक करती है अच्छे। और आयुष सिंह की एक विशेषता है कि वो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आयुष ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से LLB किया और LLM वो उन्होंने किया कोलंबिया से। जब बाबा साहब डॉक्टर पढ़े, उनके पिता की ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा कोलंबिया में जाए और वहाँ पे जाके कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई करे। उसके लिए उन्होंने अपना घर बेचा, उनका घर बेचा और वो यहाँ पे है क्योंकि बेटे की ख्वाहिश को परवरिश उसको पूरा करना था। लेकिन यहाँ पे नहीं रुके वो। AK सिंह उनके पिता का नाम है। उन्होंने कहा आज आयुष सिंह अगर अमेरिका में होता तो यहाँ पे तो वहाँ पे डॉलर में कमाते हैं, मतलब करोड़ों में कमाते हैं हर महीने, हर साल। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर भी अगर तुम्हारे जैसे अमेरिका में रहते तो इस देश का उद्धार कौन करता, हमारे लोगों का उद्धार कौन करता। तो आयुष सिंह को उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, तुम्हें भारत में आना है और भारत में आके प्रैक्टिस करनी है और हमारे लोगों की सेवा करनी है। और बेटा भी इतना ईमानदार है, इतना संस्कारित है कि वो भारत में आ गया और आज आप सबके लिए प्रैक्टिस कर रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है आयुष आपका, और आप प्रबोधन करें। धन्यवाद। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि यह संविधान कोई मामूली किताब नहीं है, यह एक ढाल है। पिछले 7 दशकों में इस देश ने क्या नहीं देखा। हमने युद्ध देखे, हमने अकाल देखे और हमने लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय इमरजेंसी, आपातकाल भी देखा। जब सत्ता ने संविधान का गला घोटने की कोशिश की, जब नागरिकों के मौलिक अधिकार भी छीने गए, तब भी यह संविधान था जिसने हमें वापस खड़ा किया। ये संविधान था जिसने यह सुनिश्चित किया कि भारत के कोई भी तानाशाह हमेशा के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकता, चाहे वे 70 के दशक की तानाशाही हो या बाद के दशकों में हुए बड़े बड़े घोटाले, चाहे वो 2G हो, चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ का घोटाला हो। ये संविधान और हमारी न्यायपालिका ही थी जिसने ताकतवर से ताकतवर लोगों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। इस संविधान ने हमें सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, जिससे हम आम आदमी को सवाल पूछने की ताकत दी। इसने हमें आरक्षण दिया ताकि सदियों से शोषित समाज को मुख्य धारा में लाया जा सके। लेकिन क्या इतना सब काफ़ी था? बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को कहा था, संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह अंततः बुरा ही साबित होगा। आज हमें इसी पर बात करनी है। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि हम अपनी कमियों के लिए जब अंग्रेजों को अब दोष नहीं दे सकते। अब अगर कुछ गलत होता है तो वो हमारी गलती है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि राज्य के अंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, वो विफल हो सकते हैं। और अगर ये विफल होते हैं तो लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है, वो जनता की है। लेकिन क्या हम अपनी भूमिका निभा पा रहे हैं? आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो लगता है कि हम एक बस मूक दर्शक, साइलेंट स्पेक्टेटर बन के रह चुके हैं। संविधान में हमें मालिक बनाया था, लेकिन हम खुद को प्रजा मानने लगे हैं। जब संसद में बिना बहस के कोई कानून पास होने लगते हैं, जब जनता की आवाज़ को अनसुना किया जाता है, तो ये संविधान की विफलता ही है। ये हमारी उस जागरूकता की विफलता है जिसकी उम्मीद बाबा साहब ने की थी। बाबा साहब ने अपने भाषण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भी कही थी। उन्होंने कहा, जो आज के भारत के लिए सबसे बड़ी चेतावनी भी है, उन्होंने कहा था, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है,
लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा, हीरो वर्शिप, पतन और तानाशाही का सीधा रास्ता होता है। आज अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या हम राजनीति को भक्ति नहीं कर रहे हैं? जब हम किसी नेता को, चाहे वो किसी भी दल का हो, देश के ऊपर मानने लगते हैं, जब हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं और सिर्फ जयकारे लगाते हैं, तो हम अनजाने में लोकतंत्र को काट रहे हैं। बाबा साहब ने एक आयरलैंड के पॉलिटिकल लीडर डैनियल ओ'कॉनेल का हवाला देते कहा था, कोई भी व्यक्ति अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई भी महिला अपनी पवित्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। आज हम सब देखते हैं कि क्रीड, मतलब जाति या धर्म या विचारधारा को देश से ऊपर रखा जा रहा है। डर लगता है अगर किसी विचारधारा को ना मानना वाले को देशद्रोही कहने लगेंगे तो समझिए कि हम उसी खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जिसका डर उस समय बाबा साहब को था। देश किसी नेता या पार्टी से बड़ा नहीं होता। देश किसी भी नेता और पार्टी से हमेशा बड़ा रहता है। व्यक्ति की पूजा करना लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही को बुलावा देना है। बाबा साहब के भाषण में सबसे कड़वा सच ये था जब उन्होंने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम एक राष्ट्र हैं, हम अभी भी कास्ट और एक कम्युनिटी का समूह बने हुए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत, प्रीएम्बल का शुरुआत है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसकी शुरुआत ये नहीं है वी द इंडियन नेशन या हम भारत राष्ट्र। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देश उस समय भी जातियों से ही बना हुआ था और आज भी उसी में बंधा हुआ है। और बाबा साहब जानते थे कि जब तक ये जातियाँ ख़त्म नहीं होगी ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज 2026 में क्या हम कह सकते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है? अखबार उठाकर देखिए तो आज भी घोड़ी चढ़ने पर दलित दूल्हे को पीटा जाता है, आज भी मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। क्या ये कैसा राष्ट्र है इस समय? बाबा साहब ने कहा था कि हमें जाति की समस्या को पहचानना होगा, तभी हम राष्ट्र बन पाएंगे। लेकिन आज राजनीति जाति को खत्म करने के बजाय उसे और गहरा बना रही है। जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक बनाए जा रहे हैं। जब हम एक दूसरे के दुख दर्द को अपना नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ एक भीड़ हैं और एक राष्ट्र नहीं बन पा रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक लोकतंत्र, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट तो मिल गया, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र लंगड़ा ही रह जाएगा। उन्होंने कहा था हम विरोधाभास में ही जिएंगे, राजनीति में समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। आज वह असमानता डरावना रूप ले चुकी है। एक तरफ गगनचुंबी इमारतें हैं तो ठीक उसी के नीचे वही मजदूर सो रहा है जिसने वो इमारतें बनाई थी, लेकिन उसके पास अपने बच्चों के लिए छत नहीं है। एक तरफ कुछ गिने चुने उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, उनका नियंत्रण संसाधनों पर, जंगलों पर और मीडिया पर बढ़ता जा रहा है। और दूसरी तरफ हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उन्हें विकास के नाम पर उनके जल, उनका जंगल और उनकी ज़मीन लूटी जा रही है। हमें राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी में बदलना होगा। हमें स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ बंधुता, फ्रेटर्निटी को भी जीना होगा। तभी और केवल तभी हम बाबा साहब और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बना पाएंगे। थैंक यू। जय भीम। आदरणीय सुनील कुमार गौतम सर, आज जो हमारे समारोह के अध्यक्ष हैं, इनका 33 साल 11 महीने इतना लंबा करियर एडमिनिस्ट्रेशन में रहा है। यूपी के हरदोई से आते हैं। इनके फादर जो है वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर थे हरदोई में, और जहाँ जहाँ उनका पोस्टिंग हुई वहाँ उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमाएं लगाई। आपके फादर ने 1974 में हरदोई में स्कूल बनाया, छात्रावास बनाया, इसके साथ साथ बुद्ध विहार भी बनाया। और आपकी माताजी आशा देवी वो भी सोशल एक्टिविस्ट थी, बाबा साहेब के आंदोलन से
दोनों प्रभावित थे और बाबा साहेब के मार्ग पर ही दोनों ने मिलकर कार्य किया और आपकी अच्छी परवरिश की, आपकी अच्छी पढ़ाई की और आप आईएएस बने। सुनील कुमार गौतम सर की विशेषता ये है कि एक अच्छा संस्कार उनको अपने माता पिता से मिला और 1989 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर है और स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रैंक होता है। इस पोस्ट से वो ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन दिल्ली, इस पोस्ट से वो जुलाई 2024 में रिटायर्ड हुए। सर ने एमएससी बॉटनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की, एलएलबी दिल्ली विश्वविद्यालय से की, एमफिल मद्रास विश्वविद्यालय से किया और एलएलएम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से वो कर रहे हैं। सर ने गोवा, दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश में कार्य किया। वो एसएसबी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स जो होता है, हमारे बॉर्डर जो होते हैं वहाँ का जो सुरक्षा होती है, उसमें वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल के तौर पे कार्य कर चुके हैं और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पौंडीचेरी में वो रहे हैं 2016 से 2018 में और उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी इसको भी हेड किया है। उनको डायरेक्टर जनरल कमांडेशन डिस्क इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी सर को मिला है डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। ये बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट का मेडल उनको अच्छे कार्य के लिए मिला है। सर ने 5 किताबें लिखी हैं, हर बच्चा बन सकता है जीनियस, और उनकी सबसे बड़ी किताब है संविधान काव्य। संविधान को सादे, सरल, सहज भाषा में उन्होंने काव्य के रूप में लिखा है और एक किताब अमेजोन पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतनी आसान भाषा में अभी तक मैंने कोई संविधान की किताब लिखी नहीं है कि जो काव्य के रूप में हिंदी भाषा में सर ने लिखी है। इसके साथ साथ न्याय महाकाव्य जो नया कानून आया है, भारतीय न्याय संहिता, ये भी उन्होंने लिखी है, 2024 में भी रिलीज हुई है। और जो क्रिमिनल लॉज है उनको भी सिंप्लीफाइड तरीके से सर ने लिखा है। और इसके साथ साथ न्याय सुपरफास्ट, ये भी एक किताब उन्होंने लिखी है। तो करीबन 5 किताबें उन्होंने जो है वो लिखी है। इसके साथ साथ सर ने केवल किताबें लिखी नहीं, केवल सर्विस नहीं की, तो जब जब वो सर्विस में थे उन्होंने समाज के कार्य के हेतु बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली के अंदर 250 बुद्ध विहार हैं और सभी बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की लाइफ जर्नी जो है वो उन्होंने डोनेट की है। इसके साथ साथ जो दिल्ली का अंबेडकर भवन है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्वयं वहां रहते थे, उस दिल्ली के अंबेडकर भवन में सर ने 2 टन 400 किलोग्राम की बहुत बड़ी संविधान का एक किताब बनाया है, जिस किताब को पलटने के लिए 2 आदमी लगते हैं। इतनी बड़ी किताब जो है वहां पे अंबेडकर भवन, आप जब भी दिल्ली जाए तो आप देखेंगे कि सर ने वो किताब वहां पे बनाई है वहां पे वो अपने खर्चे से दान दी है। और जो किरण गौतम मैडम है, उनके भी पिताजी आईपीएस थे, उन्होंने भी एमए किया है, बीएड किया सोशियोलॉजी में, और न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन करके जो है वो चलाती है। साथ ही साथ सर जो है आजकल जो है एआई का इस्तेमाल आप देख रहे हैं काफी हो रहा है, तो एआई के माध्यम से छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं संविधान के संदर्भ में कि जो लोग आसानी से समझ सके। तो फेसबुक में काफी रील्स आती है सर की, काफी वीडियोस आते हैं, तो आप भी उनके फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और उसके माध्यम से जो रील सर बना रहे हैं बहुत ही आसान सरल भाषा में, वो भी आप देख सकते हैं। तो सर का बहुत बड़ा कार्य रहा है सर्विस में होते हुए भी संविधान के प्रचार प्रसार करने में और साथ ही साथ में बुद्ध धम्म की विचारधारा को प्रस्तावित करने में, क्योंकि उनके माता पिता स्वयं बाबा साहब से प्रेरित थे। उनके माता पिता ने स्वयं बुद्ध विहार बनाया, स्कूल बनाया, छात्रावास बनाया, तो उसी दिशा में वो भी कार्य करते हैं और मैडम और सर दोनों मिलकर बहुत अच्छा सोशल एक्टिविज्म करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि ऑल द वे वो बेंगलोर में थे, बेंगलोर से मुंबई आए, मुंबई से नागपुर और नागपुर से लाखांदूर आपके बीच में आए हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। 25वां साल आप लाखांदूर के लोग मना रहे हैं संविधान का, तो उसको शामिल होने के लिए सर हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियों के साथ और खड़े होकर सर का सम्मान करें। भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी, मिलेगी समानता सबका, देश की आबादी। हम भारत के लोग आज ये संविधान
इज्जत पाए। राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं। संविधान का अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। ये मैंने आपको कोई ऑडियो सुनाया है, थैंक यू। और ये वीडियो फॉर्म में है, फेसबुक पर है, तो SK गौतम फेसबुक करके नाम से आप टाइप करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। और यही नहीं, जो हमारे नए काव्य हैं, जो नए हमारे कानून हैं, जो भी एडवोकेट हैं या एडवोकेट नहीं हैं या जो लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो हमारे कानूनों को जानना चाहते हैं, जैसे IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये पहले थे, अब ये नए रूप में आ गए हैं। इनको BNSS और BSA के नाम से जाना जाता है, इनकी भारतीय न्याय संहिता, इस तरह से इनके हिंदी में नाम है। तो इन सब की सीरीज मैंने वीडियो में डाली हुई है, वो आपको फ्रीली अवेलेबल है। फेसबुक पर आप जाके शुरू से लेके करीब 80 वीडियोस हैं, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई आपके घर में चोरी हो रही है तो आपको कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए, डकैती हो रही है तो कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए, कोई छेड़खानी करता है तो उसमें कौन सा सेक्शन आना चाहिए, और सब इसी तरह से। फिर जो प्रोसीजर होता है, जो कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो होते हैं, वो सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। मेन चीज़ें ड्रामा के रूप में है, जैसे ड्रामेटाइज किया गया है, या समझ लीजिए नाटक के रूप में है। तो कोई जज किसी से बात कर रहे हैं या कोई वकील बात कर रहे हैं, तो क्या बात कर रहे हैं और किस सेक्शन को बहुत आसानी से समझा देते हैं, वो आप इसमें पा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और आधा संविधान इसमें कवर कर दिया गया है, इसमें रोज़ अपडेट होता है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और लोगों को दिखाइएगा। तो जो आज का टॉपिक है वो है कि राष्ट्र की पुस्तक भारतीय संविधान की 1950 से आज तक की यात्रा। तो इसमें मैंने एक समीक्षात्मक विश्लेषण किया है, जो कि बुक में भी दिया गया है, इसका मराठी वर्जन, आप इसको भी ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान जो है हमारी राष्ट्र की किताब तो है ही, हमें एकजुट रखती है और हमारे अधिकारियों की रक्षा करती है। लेकिन मैं इसकी तुलना एक ऐसे जहाज से करना चाहता हूँ, पानी का जहाज है, शिप है, कि जो समुद्र में चल रहा है और चला जा रहा है, और उसमें तरह तरह की लहरों का सामना करना पड़ रहा है। फिर तूफान आते हैं, फिर बिजली कड़कती है, फिर बरसात आती है, और कभी कभी जो समुद्री डाकू हैं वो भी इसको लूटने का प्रयास करते हैं, इसको डिगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये ऐसा जहाज है, इसकी यात्रा जो है उसका गंतव्य है डेमोक्रेसी को स्थापित रखना, बनाए रखना। तो ये ऐसा जहाज डिफरेंट पड़ाव से होकर गुजर रहा है, और हमें हर पड़ाव पे तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जीवंत डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। वो इसलिए कहा कि ये पत्थर की चीज़ नहीं है। अगर आप, जैसे हम लोग जीवित हैं, तो अगर हमारे ऊपर कोई बैक्टीरिया हमला करता है, कीटाणु आते हैं, तो हमारा शरीर उसको रिएक्शन देता है, ठीक है, फिर हम लोग ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही है, अगर कोई इसको घाव देगा या बैक्टीरिया आएंगे तो ये उनका इलाज कर देगा। तो अपने आप में इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा गया है, ये जिंदा किताब है, ये सबसे बड़ी बात है। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ में बताऊंगा कि 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें कि मूल रूप से 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। अब अभी इसमें बढ़ गए हैं अमेंडमेंट होने के कारण। सबसे बड़ा और लिखित इसलिए है कि अगर आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं और समझने पे छोड़ दोगे तो वो अपने हिसाब से समझेगा। इसलिए पूरा बता दिया कि भैया इस कंडीशन में ये करना है, उस कंडीशन में ये करना है। और ये संविधान भारत में सभी कानूनों की माँ के समान है, क्योंकि सभी बाकी कानून इन्हीं से पैदा हुए हैं। ठीक है, छोटे मोटे या जैसे मैंने अभी IPC बताया, BNS बताया,
बाकी सभी कानून इसको ध्यान में रखते हुए उनसे पैदा हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी की जननी है, सभी की मदर है। और संविधान का उद्देश्य क्या है, जैसा कि बताया, जज साहब ने बताया, गजबैये साहब ने बताया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 खंभे हैं इसके, और इस पे लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना था। लेकिन इसकी यात्रा आसान नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि जहाज की यात्रा भी आसान नहीं होती है। इसमें बहुत संशोधन हुए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए, कई मुश्किल दौरों से गुजरा, लेकिन आज भी इंटैक्ट है और मजबूत है। हमें ये विश्वास रखना है। इतिहास गवाह है कि राष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत लड़ाइयाँ हुई, तलवारों के जोर पे हुई, या लोग जैसे विवाह कर लेते थे तो इस तरह से राज्य जीत लेते थे, फिर संधियाँ करते थे, उनसे एग्रीमेंट करते थे, फिर वो उनके राज्यों को बढ़ाते रहते थे, उसको बोलते थे साम्राज्यवाद। वो तलवारों के जोर पे नहीं, एक कलम के जोर पे लिखी गई चीज़ है। आधुनिक भारत का निर्माण तलवार से नहीं, एक पुस्तक से हुआ है जिसका नाम है संविधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। आदरणीय विचारमंच, सर्वांना सस्नेह जय भीम। 2 दिवसीय रौप्य महोत्सवी राष्ट्रीय संविधान साहित्य संमेलनाचा हा दुसरा दिवस। दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्राचे आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आयुष्मान सुनील कुमार गौतम सर, दिल्ली, सेवानिवृत्त विशेष पोलीस आयुक्त, दिल्ली, यांनी आपल्याला त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये भारताच्या संविधानाच्या 1950 पासूनच्या प्रवासाबाबत खूप मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो। आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेल्या आयुष्यमती किरण गौतम मॅडम यांनी आपल्या संविधान साहित्य संमेलनाला खूप खूप शुभेच्छा दिल्या, त्यांचेही मी आभार मानतो। आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी आयुष्यमान किशोर गजबे सर यांनी आपल्याला संविधानासमोर कोणती कोणती महत्त्वाची आव्हाने आहेत त्याबाबत मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्यांचेही मी आभार मानतो। आजच्या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शक आयुष्मान डॉक्टर आयुष सिंग सर, बॉम्बे हायकोर्ट, मुंबई, यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करताना सांगितले की यह उस संविधान का दुरुपयोग है जो लाया गया था भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, असे मोलाचे विचार त्यांनी आपल्यासमोर प्रकट केले, त्यांचे मी आभार मानतो। कार्यक्रमाचे उद्घाटक आयुष्मान विजय धांडे सर, नागपूर, माजी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यांनी आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेमध्ये काय काय आहे व त्यांचे उपयोग कसे याबाबत खूप मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्यांचेही आभार मानतो। आजचे कार्यक्रमाचे स्वागताध्यक्ष अशोक भजने सर, यांचेही मी आभार मानतो। प्रमुख अतिथी आयुष्मान अमनभाऊ कांबळे, आवाज इंडिया TV, यांनीही आपल्याला मार्गदर्शन केले, त्यांचेही मी आभार मानतो। आजच्या संविधान साहित्य संमेलनामध्ये जाहीर केलेले संविधान मित्र पुरस्काराचे मानकरी आयुष्मान डॉक्टर SN राजन सर, SS राजन सर यांनी आपली उपस्थिती दर्शवून आपला पुरस्कार स्वीकारला, त्याबाबत मी त्यांचेही आभार मानतो। कार्यक्रमाचे आयोजक आयुष्मान अनिल कारोजी कानेकर सर यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना केली, त्यांचेही मी आभार मानतो। व सर्व सुजाण नागरिक, संविधानप्रेमी यांनी हा सर्व कार्यक्रम शांततेमध्ये ऐकून घेतला, त्याबाबत मी त्या सर्वांचे आभार मानतो व अध्यक्षाच्या वतीने परवानगीने पहिले सत्र इथे संपले असे जाहीर करतो।